नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पटना में हूँ। आज बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर का मतदान हो रहा है और जैसे कि मैं पहले ही बताया चुका हूँ कि बिहार विधानसभा के आखिरी दौर का मतदान ज़्यादातर सीमांचल और कुछ मिथिलांचल और आसपास के एरियो पे हो रहा है। और आज मैं अमितानंद जी हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छे पोस्टों पे काम कर चुके, पदों पे काम कर चुके हैं और ये MBA मार्केटिंग किए हुए हैं। इनसे हम जानेंगे एक आम आदमी के रूप में कि एक आम आदमी जो आज की वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या सोच रहा है उसके बारे में, और इनसे इनका व्यू लेंगे कि अगले पिछले 2-3-4 दिन में जो लास्ट कैंपेनिंग हो रहा था उसमें जो राजनीतिक मुद्दे उठे, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, या घुसपैठियों को नहीं भेजने को लेकर के हैं, चाहे बाबू साहब का जो वर्डिंग तेजस्वी जी ने बोला था, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आइए, नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अमित आनंद जी को मैं स्वागत करता हूँ और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अमित जी, अमित जी, बिहार विधानसभा चुनाव जो शुरू हुआ विकास और बेरोजगारी के मुद्दों से, और अंत आते आते फिर वही CA, NRC, जातिगत ध्रुवीकरण, और इन सारी चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें और आपकी जो पहल है, जो आप नूतन मार्ग के थ्रू आप लोगों को जागृत करते रहते हैं, उनकी आवाज़ को सामने लेकर के आते हैं, उसके लिए सबसे सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ दो शब्द इन सारी चीज़ों पर कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि मैं कोई पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर के मैं आपके साथ इन चीज़ों पर, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर उतना खरा उतर पाऊँगा, क्योंकि मैं एक प्योर, जिसको कह सकते हैं, आपने पहले ही बताया कि मैं मार्केटिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। और तो मैं देखता हूँ आज के डेट में कि क्या स्थिति है इंडस्ट्री की, क्या स्थिति है लोगों के रोज़गार की, और हम इस बदले हुए माहौल में कहाँ हैं। तो मैंने पहले भी मैंने बताया कि आपसे हम जो जानेंगे कि ये जो स्टार्ट हुआ बेरोजगारी का मुद्दा, चाहे यहाँ पे विकास का मुद्दा, इन सारों से डिस्ट्रैक्ट क्यों हुई, इसके पीछे क्या है, राजनीतिक दल क्या सोच रहा है? राजनीतिक दल जो बेसिक मुद्दे से हट करके वो लोक लुभावन या ध्रुवीकरण के मुद्दे उठाते हैं चुनावी रैलियों में, तो उसका उनका सोच क्या है? आप उसको किस तरफ में लेते हैं? क्योंकि जब आप वोटिंग देते हैं तो क्या सोच के वोटिंग देते हैं, मैं ये जानना चाह रहे हैं हमारे। देखिए, चीज़ें तो बहुत सारी होती है। जब इलेक्शन आता है तो वो सारी सोच अपनी जगह सीमित हो जाती है। जो हमारा अपना मानना है, जो हमने अपने आसपास के लोगों से अनुभव किया है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं बड़े बड़े आदर्श की बात करते हैं, और इलेक्शन आते आते वो आदर्श धूमिल पड़ जाते हैं और हम आ जाते हैं अपने सीमित स्वार्थ पर कि इस प्रकरण में, इस चुनाव से हमें आम इंसान के तौर पर, आम आदमी के तौर पर हमें क्या फ़ायदा होने वाला। राजनीतिक दलों की बात करें हम, तो राजनीतिक दल की तो स्थिति एक ज़माने से यही सारी चीज़ चली आ रही है। अब तो पहले वाले न लोहिया रहे, न ही आज़ाद रहे, अब तो बस एक आज़ादी का नाम रह गया है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती आ रही है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन पार्टियों का अपना सारा कुछ खेल वही रह रहा है कि उनको बस केवल वोट से मतलब है। लोक लुभावन वादे इरादे जो रहते हैं रैलियों में, वो बस केवल रैलियों तक ही रह जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो तेजस्वी, जो एक बिहार में एक फाइटर नेता के रूप में उभरे हुए हैं, थोड़े मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें एक परिपक्वता अभी और चाहिए। ये परिपक्व नहीं है,
ठीक है, विरासत के तौर पर उन्होंने गद्दी संभाली है, लेकिन एक अनुभव भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। अब जैसे पिछले दिनों उन्होंने लाखों नौकरियों की बात है, मौका उन्होंने खुद दिया, अमित शाह जी ने उस मौके को लपक लिया। उन्होंने कहा कि बिहार बजट एक बार रिव्यू कर लें कि बिहार का बजट क्या है, सालाना बजट क्या होता है, क्या वो नौकरियां, तो चलिए नौकरियां आप दे देंगे, लेकिन नौकरी करने वाले को क्या आप पेमेंट दे पाएंगे? बजट सीधा वहीं से जुड़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं शिक्षा में कमी सामने आती है, जो तैयारी की कमी जिसको कहते हैं, वो तेजस्वी यादव में तैयारी की कमी लगती है। वैसे जहाँ तक जोश की, उत्साह की बात है, आज के देश में जनता को बदलाव चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 15 साल हमने नीतीश जी को देखा है, तो अब लालू प्रसाद नहीं, उनके युवा, उनके पुत्र को देखा जाए, उनके बेटे को देखा जाए कि ये आगे क्या करते हैं। ठीक है, 100% वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, क्या 80% खरा उतरेंगे? बस हमारी उम्मीदें एक जनता के तौर पर यही है कि थोड़ा और कहीं कुछ, जैसा कि वो बोल रहे हैं, ठीक है वो 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, कम से कम 5 लाख लोगों का तो उद्धार हो। तो आपको क्या लग रहा है 15 साल में नीतीश जी ने इस पे बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई काम नहीं? मेरे ख्याल से तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, ना ही अपने यहाँ कोई इंडस्ट्री आई बिहार में। आप बात करें एक तरफ से, अगर आप देखें तो बिहार में टूरिज्म की असीम संभावना है। आप देखें, हम रोहतास जिले के निवासी हैं, तो आप उस तरफ देखें, कैमूर का रेंज जो है वो पूरा का पूरा एक नैसर्गिक जिसको कहते हैं ना खूबसूरती के साथ हो, लेकिन हमारी सरकार आज तक उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाई है, उसका उद्धार नहीं कर पाई। राजगीर में देखा जाए तो बहुत सारे उन्होंने किया है, उसको डेवलप किया है। राजगीर, नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने किया है, नालंदा जहाँ पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के जो म्यूजियम है उसको उन्होंने। अगर हम बात करें राजगीर की बात, तो आपने कर दी, चलिए एक जगह किया है, लेकिन हम अगर बात करें, हम अगर अपने, देखिए मैंने क्या कहा कि अगर हम बात करेंगे तो हम अपने क्षेत्र पर जरूर आएंगे, यानी कि अपने स्वार्थ पे जरूर आएंगे। हम रोहतास जिले के रहने वाले हैं, वहाँ पे शेरशाह जो ग्रैंड टैंक रोड का को बनाया था जिन्होंने, उनका वहाँ पे मकबरा, उनका रौजा जिसको कहते हैं, रौजा है, वो आज के डेट में वैसे ही जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अंदर में है, लेकिन आप जाइए वहाँ पे देखिएगा उनकी दुर्दशा, उनकी बदहाली। नहीं तो सूखा रौजा है उसकी वही हालत, नहीं तारा चंडी है उसकी वही हालत, आगे मांझर कुंड है उसकी वही हालत, आप कैमूर की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े वहाँ गुप्ता धाम है उसकी वही हालत। नहीं, इसमें टूरिज्म को लेकर के उन्होंने बहुत सारे चीज नहीं कर पाए। अब हम आते हैं इंडस्ट्री पर। हमारे ही इलाके में जमाने की मानी इंडस्ट्री थी, रोहतास की डालमियानगर इंडस्ट्री, कई पहल हुई, पहल के बाद सामने आया क्या कि अब भाई इसको रेलवे लेगी और रेलवे यहाँ पर अपने पार्ट पुर्जे बनाएगी और ये करेगी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में वो शहर जो वो टाउनशिप था आज के डेट में बर्बाद हो गया। अब आप सोचिए, जो आज कल के डेट में जो इस इंडस्ट्री में, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे परिवार से भी लोग इस इंडस्ट्री में से जुड़े हुए थे, तो हम लोग काफ़ी नज़दीक से उस इंडस्ट्री को हमने समझ लीजिए कि हमारा बचपन ये देखते हुए, उसके धुएं को देखते हुए, उसके चिमनी से निकलने वाले धुओं को देखते हुए हमने अपना बचपन गुजारा है। लेकिन आज के डेट में बड़ा असंतोष होता है कि कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने कुछ भी इंडस्ट्री के लिए नहीं किया। आप कहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए चीज़ें हुई, आप मढ़ौरा की बात करेंगे, आप करेंगे क्या कि उधर में जो रेलवे कारखाना आपका जो खुला है उसकी बात करेंगे, लेकिन हम बात करें मढ़ौरा में चीनी मिल भी हुआ करता है, मॉडर्न फैक्ट्री हुआ करती थी, कहाँ है आज के डेट में वो सारी चीज़। आप पटना में, हम सेंट्रलाइज पटना में स्टेशन के जस्ट बगल में करबी गैया के इलाके में देखिए एक बड़ी सी इंडस्ट्री का एक बड़ा सा बॉयलर चिमनी पड़ी हुई है, कुछ नहीं,
आप जहाँ पे हैं आप वहाँ भी नहीं संभाल पाते। तो इंडस्ट्री वाइज, टूरिज्म वाइज आपने जीरो किया है, आपने जो किया है वो नाकाफी है। आपके पास चीज़ें हैं, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए ना। यानी यहाँ से लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए। अभी पेंडेमिक सिचुएशन में जो स्थिति हुई आपने देखा, लोग कहाँ से पैदल से, पंजाब से, बॉम्बे से, गुजरात से सब पैदल चले आ रहे हैं और एक कहानी बन रही है। तो कहानी क्यों बन रही है? आप बनने का मौका दे रहे हैं ना। आपके पास इतनी संभावना है। मैंने 2-3 चीज़ें तो गिना दी। मेरे ख्याल से लगता है कि ये काफ़ी होगी कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके, दूसरों के भरोसे न रहें। अच्छा, विगत 2 चरण का चुनाव जो हुआ है, जो पिछले साल के कंपेरेटिवली देखा जाए तो 1 से 1.5-2% कम हुआ है, और महिलाओं का जो रुझान रहा है वो रहा है, अच्छा रहा है पिछले के कंपेरेटिवली। तो ऐसा क्यों, इस बार कम क्यों? पेंडेमिक का उसका प्रभाव पड़ा या लोगों का इंटरेस्ट कम रहा? देखिए, पेंडेमिक तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पर आज के डेट में प्रभाव डाल रहा है। इसकी टकरावर क्षमता पर तो जिसको कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं लिया जा सकता। पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है पेंडेमिक का। रही बात की, जहाँ तक चुनाव की बात अगर हम करें और महिलाओं के रुझान की बात करें या लोगों के रुझान की बात करें, तो इनका इसमें जिसको कहते हैं ना विश्वास कम हुआ। इस वजह से नहीं कि हम वोट डाल रहे हैं, मेरा वोट कहीं और चला जा रहा है। वो तो खैर परसेंटेज जिसको कहते हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं कहीं हो जाए करके, यहाँ नहीं अमेरिका में होती। उनकी चीज़ें की बात नहीं करते। मेरा ये कहना है कि जिसको हम चुन रहे हैं, भैया किसको चुने हम? नीतीश जी कहते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी। आज तो डोर स्टेप डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। तो ऐसी बंदी का क्या मतलब? अच्छा, एक तरफ तो हम राजस्व से भी अपने हाथ धोते हैं, किसी भी चीज़ की बिक्री से गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, वो भी हमारे हाथ से गया। तो ये किसके पॉकेट में जा रहा है? अभी आप खुद सोचिए, मतलब ये किस तरह का मतलब की बंदी है। अच्छा सर, एक नीतीश कुमार का कहना है कि अंत भला तो सब भला, और ये अपने आखिरी चरण के चुनाव में उन्होंने कहा, क्या उनको लग रहा है कि मैं सत्ता कुर्सी नीचे से खिसक रही है? देखिए, मैं इसमें इस संदर्भ में हम चिराग पासवान को के वक्तव्य को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अभी तो पिछले 15 सालों का उन्होंने हिसाब दिया नहीं और अगले 5 सालों की तैयारी कर रहे हैं कि आप हमसे हिसाब मांगिएगा नहीं। क्यों भाई? हम होंगे ही नहीं मांगने के लिए। अभी मैंने आपको जस्ट आपके इस सवाल से पहले, आपके इस क्वेश्चन से पहले मैंने कहा कि शराबबंदी की बात। भाई ये पैसे जा कहाँ रहे? ऐसा तो है नहीं कि किसी को, प्रशासन को पता नहीं है कि हमारे पास, तो प्रशासन के पास, प्रशासन की मिलीभगत से शराब की डिलीवरी हो रही है। फिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? सीधी बात है, सारा ब्लैक मनी के रूप में मार्केट में घूम रहे हैं। मार्केट में नहीं घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका कोटा बटा हुआ सा लगता है। पिछले दिनों आपने खबरों पर जरा सा ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि इलेक्शन के जस्ट पहले एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि 2/3 शराब के तस्करों पर हम नकेल कसे। इसका क्या मतलब हुआ साहब? जरा सोचिए। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? नहीं, आप ये सोचिए ना कि आपको पता है कि टोटल हमारे पास शराब के माफिया कितने हैं, तभी तो आपने ये आंकड़ा बताया कि हम 2/3 को तो हम कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। यानी कि 100 है तो उसमें से 2/3 को हम कंट्रोल करेंगे। कुल मिला जुला के हमें कहने का मतलब है कि नीतीश की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है और विगत 3 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया, इसलिए उनके अगेंस्ट एक इनकम्बेंसी है। एकदम इनकम्बेंसी है। वो लोग बात करते हैं कि आप ये देखिए सड़क बन गई, कि महामारी में जो उन्होंने जिस तरीके से टैकल किया उसका गुस्सा है। देखिए, महामारी का गुस्सा तो सब जगह, वो एक आम पब्लिक के पॉकेट पर पड़ा है, स्वास्थ्य पर तो पड़ा ही पड़ा है, उसके पॉकेट पर भी पड़ा है। लेकिन नहीं, वहीं उत्तर प्रदेश का अलग है सिनेरियो है। वहाँ पे महामारी में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको टैकल किया उसकी प्रशंसा हो रही है। वहाँ के लोग, तो स्वाभाविक सी चीज़ है ना, जिन्होंने कुछ किया उनकी प्रशंसा तो होगी। जिन्होंने कुछ किया नहीं और बैठ के केवल बयानबाजी करते रहे,
अच्छा, बिहार का एक और स्ट्रेंथ है, यहाँ का स्ट्रेंथ उसका एजुकेशन है। तो एजुकेशन में जो बिहार का एक हब हुआ करता था, आज वो शिफ्ट कोटा हो गया, अलग अलग सिटी में हो गया, नहीं वापस आ रहा है सर। हम इस चीज़ को हम जिसको कहते हैं कि हो गया था, ये सही चीज़ है, लेकिन क्योंकि आज भी ज़्यादातर लड़के कोटा ही जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो। देखिए बिहार के डिफरेंट पार्ट्स में हमारा आना जाना होता रहता है, अलग अलग हिस्सों में हम जाते हैं अपनी काम के सिलसिले में। तो वहाँ हमने देखा है कि जैसे पहले पटना के अंदर में, अगर हम पटना की बात करें तो इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे भी तो इक्का दुक्का थे, लेकिन उनके पास इतना रश नहीं हुआ करता। आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, एक पूरा हब बना हुआ है कोचिंग का। कोचिंग का तो हब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है, लेकिन आप नहीं, वो तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है ही है। मैं वैसे कोचिंग संस्थानों की बात कर रहा हूँ जो रिनाउंड है। आप मेडिकल के लिए आकाश को आप मतलब मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मेडिकल के लिए तो आकाश, और क्या 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 एलएन और क्या 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 सब चीज़ चलता है। इंजीनियरिंग के लिए नारायणा है, तो क्या है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह के नाम है। उतना नाम तो आज के डेट में याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन वो सारी यूनिट्स जो हैं जो कल के डेट में कोटा और कहाँ कहाँ हुआ करते थे, आज के डेट में आपके शहरों में भी उपलब्ध है। नहीं, वो चीज़ है, लेकिन मेडिकल और देखा जाए 80 के दशक में बिहार क्या होता था, हायर एजुकेशन का हब हुआ करता था। यहाँ पे जो उस टाइम यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है कि IAS यहाँ से इतने निकले, वहाँ से इतने निकले। बिहार काफ़ी सालों तक डोमिनेट किया, कुछ इलाहाबाद डोमिनेट किया, लेकिन आज इलाहाबाद भी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पहले थी। आज दिल्ली, चाहे दिल्ली खास करके उसके देखिए रिप्लेस कर गए। तो इसके क्या वो 15 साल के लालू राज में जो एजुकेशन के रूप में गिरावट हुई, यानी अभी जो आ रहा है, रिकवर हो रहा है बिहार में, तो क्या नीतीश के शासनकाल का जो माहौल बना वो उसके लिए है? मैं ये नहीं कह सकता इसमें कि प्रतिभा किसी के रुकने से रुकती है वाली चीज़ नहीं। जिसको पढ़ना है ठीक है, इधर में लालू राज था, लालू ने यहाँ पे सब चीज़ बर्बाद करके रख दिया, लेकिन उनको पढ़ना था, पढ़े। यहाँ नहीं पढ़े, बाहर जाके पढ़े, तो नहीं बाहर जाके पढ़े। पटना जो मेन मुद्दा है कि पटना जो हब था एजुकेशन का, वो हब लगभग 1995-2000 के आसपास लगभग खत्म हो गया। उस टाइम नहीं दिखा यहाँ पे। जो भी हम लोग भी अपने आपको 89 में मैट्रिक किए, चाहे 91 में 96 91 से लेकर 96 साल लग गया आपको ये करने के लिए, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो ये हर कोई देखता है कि नहीं, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं। आप प्रादेशिक शिक्षा की बात करें तो अपने प्रदेश की शिक्षा की बात करें तो वो तो डिटोरिएट किया ही किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैडर वाइज अगर आप देख लीजिए सिलेक्शन बिहार के लड़कों का, बिहार की लड़कियों का देख लीजिए, कैडर वाइज सिलेक्शन देख लीजिए, तो आज तो ये बाहर से ही सही, लेकिन लोग तो वही हैं सर। वो तो है हमारे बिहार के लोग। अंतर बस इतना आ गया है कि उनको शिक्षा का माहौल यहाँ नहीं मिला, वो बाहर से जा कर के पढ़े लिखे, मुखर्जी नगर को अपना अड्डा बनाया और वहाँ किसी कॉलेज को अपना बेस बनाया, ठीक है, लाइब्रेरी को बेस बनाया और वहीं से आगे बढ़े। लोग तो अपना ही है। हाँ, लोग तो अपना ही है। हाँ, एक चीज शिक्षा का स्तर जरूर गिरा है हमारे यहाँ पे, लेकिन पढ़ने वाला तो पढ़ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे बिहार में पढ़े, चाहे वो दिल्ली जाके पढ़े, चाहे बिहार के अलग एरिया में जाकर के। लोग कहते थे कि वो कोटा में बड़ी बढ़िया पढ़ाई होता है जी, वो वहाँ पे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है सर कि पढ़ने वाला लड़का अपने घर में भी, आप रोज सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि वो चाय वाले का बच्चा UPSC कंप्लीट किया है, वो जज बन गई, उसकी रिक्शा चलाने वाले की बच्ची। तो प्रतिभा रुकती नहीं, छुटती नहीं, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लेता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, चीज़ें तो आज के डेट में भी वही है, बस थोड़े से माहौल को और बदलने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश जी के शासनकाल में जो है प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरी, प्रदेश की स्थिति सुधरी है,
कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, जो लालू जी के शासनकाल में थी उससे आज के डेट में बेहतर स्थिति है। लेकिन एक डेवलपिंग और एक डेवलप में जो अंतर होता है ना, हम लोग अभी भी डेवलपिंग स्टेज में, अभी भी हम लोग विकासशील मोड में हैं, तो हम लोगों को अभी और चाहिए, इतने से संतोष होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बिहारी जो होते हैं ना, वो अपने जिज्ञासा के लिए ही जाने जाते हैं, और ये इसी वजह से हर एक जगह पायनियर होते हैं, हर एक जगह चमकते रहते हैं, चाहे वो रिक्शा कूलर हो या फिर किसी इंडस्ट्री का CEO। तो अभी हमारे जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर जी हैं, ये उन्होंने बोला था कि बिहार में हमने एक BPO कंपनी लाया, TCS को लाया है, और एक IT पार्क डेवलप किया है, जिसके वजह से यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। और हमारी सरकार अगर आती है, एक डबल इंजन की सरकार होगी, तो और ज़्यादा यहाँ पे इस टाइप के कंपनी, IT कंपनी यहाँ पे आएंगे और काम करेंगे, और फूड प्रोसेसिंग के कुछ यूनिट्स यहाँ पे डेवलप होंगे। और हम 19 लाख नौकरियाँ यहाँ पे, जो निर्मला सीतारमण अपने घोषणा पत्र में की थी, यहाँ हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इस तरह से देखा जाए तब तो तेजस्वी यादव की सर, उन्होंने तो 10 लाख का ही वादा किया। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियां का वादा किया। इन्होंने बोला कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे। कहीं ना कहीं मैंने क्या बताया कि भावना को अगर लेकर अगर आप नहीं चलिएगा, भावनाओं को लेकर पकड़ के नहीं चलिएगा, शाब्दिक चीज़ों को लेकर पकड़ के चलिएगा, तब तो मालूम होगा कि हर एक नेता आज के डेट में, चाहे कोई भी, जो भी आपका जो दिल से जिस आप नेता को चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उसके चीज़ों में आपको गलतियाँ मिलेंगी। आप नौकरियों का वादा करते हैं, आप सरकारी नौकरियों का वादा करते हैं, आप शाब्दिक हेरफेर देखने लगते हैं, तो यही पॉलिटिक्स है। और हम आम जनता जो है ना, इससे दूर रहना पसंद करते हैं। नौकरी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में उतनी कैपेसिटी है कि यहाँ 25-30 लाख या 40 लाख जो बेरोजगारी है उसको? देखिए, इंडस्ट्री आएंगी, इंडस्ट्री अगर यहाँ पर आती है, अगर हम क्या इंडस्ट्री के हमारे पास जमीन देने के लिए उतना जमीन है? बेशक है, एकदम है। क्या हम उतना दे पाएंगे बड़े बड़े उद्योगों के लिए? एकदम दे पाएंगे सर। सबसे पहले तो जो हमारी, मैंने क्या बोला कि पुरानी इंडस्ट्रीज जो थी, उनकी सारी जमीनें तो बर्बाद पड़ी हुई हैं सर। आप उन्हीं को पहले यूज कीजिए ना। आप नई जमीनें क्यों खोज रहे हैं? जो पुरानी पड़ी हुई जो जमीनें हैं इंडस्ट्री की, आप उन्हीं को रिवाइव कीजिए ना। आप उसी को, किसी को, अरे स्क्रैप कर दीजिए ना उसका माल। नहीं है वहाँ पे जो भी, वो भी तो ऑक्युपाई करके जमीन रखे हुई। आप जमीन की बात करते हैं, अब वो भी तो कहाँ है, इसी प्लेनेट पे है ना। नीतीश जी अभी किसी चुनावी सभा में उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे उस टाइप के बड़ी कंपनी, खास करके जहाँ हौसला चाहिए सर, हौसला चाहिए, आप सब कुछ होगा। सर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन का काफी वक्त मुजफ्फरपुर, मतलब गंगा पार के इलाके में गुजरा है, और हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन केंद्र सरकार की मेहरबानियों से आज के डेट में पटना मुजफ्फरपुर बड़ा सुगम हो गया। पहले स्टीमर से जाना होता था, स्टीमर बंद हुआ, पुल भी बना, उसके बावजूद सड़क की स्थिति बहुत ही खराब थी। यहाँ से लेकर वहाँ तक आप अगर बस से जा रहे हो तो, या जैसे भी जा रहे हो, पूरा का पूरा आपका घंटों लगने वाली कंडीशन थी। आज तुरंत ही आराम से पहुँच जाते हैं। सर आज आप बिहार के नागरिक, आप ये बताएंगे कि अभी किसका पलड़ा भारी है, कौन आते हुए दिखता है, महागठबंधन या NDA? मैंने शुरू में ही बोला था कि थोड़ा सा पॉलिटिकल इशूज से मैं दूर रहना, पॉलिटिकल मुद्दों से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुद्दे ही रह जाते हैं। लेकिन तब भी चाय पीने का मुझे भी शौक है। शाम में जब निकलता हूँ तो लोगों को ये बातें करते सुनता हूँ कि इस बार बदलाव चाहिए, और वही जो आप सुनते हैं वो प्रचारों में, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आपको लग रहा है कि तेजस्वी सरकार संभावना, पूरी संभावना है? बहुत बहुत धन्यवाद अमित आनंद जी, आपने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की
संभावना आपने व्यक्त की है। और हमने नहीं व्यक्त की है, आप देखिए मैंने क्या कहा कि मैंने नहीं व्यक्त की है, ये जनता मतलब जनता एक बदलाव चाह रही है, जिसको देखते हुए वो तेज संभावना बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।